आपकी हताशा, निराशा, गुस्सा सब जायज है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, सब समझा जा सकता है। समर्थकों के पिटने के वीडियो हम सबके लिए ही किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पिटने वाले वीडियो से ज्यादा एक विचारधारा से जुड़े लोगों की प्रताड़ना के दस्तावेज हैं। इसलिए इंची टेप से 40 इंच का नाप लेते रहना और ताने मारना भी समझा जा सकता है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि 303 सीटें लेकर आपकी यही पार्टी कश्मीर से लेकर राम जन्मभूमि तक आपको गौरवान्वित करती रही। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मार खा रहे हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों को पहली बार का से यकीन हुआ है कि आज का भारत उनके लिए भी खड़ा है। लेकिन मामले में पेंच कहां से फंसा, पेंच फंसा का लागू करने के दौरान मचे बवाल से आप शायद भूल गए हों। लेकिन कैसे बंगाल में ही कैसे अचानक से बलवा भड़का, ट्रेनों में आगजनी हुई जो अंत में दिल्ली के शाहीन बाग में हिंसक प्रोटेस्ट में परिलक्षित हुई। एक समाज के तौर पर आपके पास उस हिंसा का जवाब न बंगाल में था न दिल्ली में था। इतना तक नहीं हम कर पाए कि दिल्ली में एक हिस्से को घेर कर शाहीन बाग से बड़ा मजमा इकट्ठा कर सकें और पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हिंदू भाइयों के हक के लिए बनाए कानून का विरोध करने वालों के सामने पौरुष दिखा सकें। ये पौरुष सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ही दिखा सकी, लेकिन इसके बावजूद अयोध्या, मथुरा, बनारस जैसे शहरों में पंचायत चुनावों में यही सरकार साफ हो गई। इस पर बात कभी और। फिर दिल्ली दंगे हुए, वहां भी देखा कि बिना सत्ता, बिना सरकार के कोई समाज सिर्फ अपने संसाधनों के बल पर कितना बड़ा बवाल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मचा सकता है और हम और आप बस ट्विटर पर ट्रेंड या हंगामा काट सकते हैं। वो अपने कट्टरपंथियों को ग्लोबल आइकन बना ले गए और कपिल मिश्रा बेचारा सड़क खाली करो कहकर ही आतंकी बना दिया गया। ये कमियां हमारी कुछ हार्श रियलिटीज हैं जिन्हें जानते सब हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मानना कोई नहीं चाहता। शाहीन बागे की गुंडागर्दी के बावजूद हम दिल्ली में शाहीन बागे के साथ खड़े होने वालों को चुनते हैं। खैर, केंद्र और राज्य के चुनावों में अंतर होता है, इसलिए इस पॉइंट का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी कहने लायक बात तो है ही। शाहीन बाग खत्म होते ही कोरोना आ जाता है। फिर मजदूरों के पलायन से लेकर गरीबी रेखा पर जीने वालों को फ्री में खाना, राशन और राहत पैकेज पर काम शुरू हो जाता है। काम धंधे चौपट होने लगते हैं, ग्लोबल व्यापार ठप पड़ जाता है, डोमेस्टिक व्यापार ऑल टाइम लो हो जाता है। सरकार की आमदनी का बड़ा हिस्सा और कार्य का प्रमुख फोकस यही व्यवस्था बन जाती है। इसी बीच चीन एलएसी पर भारत को चुनौती देता है और हालिया समय का सबसे मुंहतोड़ जवाब पाता है। फिर पहले किसान नेता धरने पर बैठते हैं और फिर किसानों की आर्श में अलगावादी अराजक तत्व 26 जनवरी को लाल किले पर आने वाले समय का ट्रेलर देके चले जाते हैं। जैसे ही लगने लगा कि कोरोना से हम जीत गए हैं और राज्य अपने अपने स्तर पर कोरोना संभाल लेंगे, वैसे ही कोरोना दूसरी वेव में ऐसी तबाही बनकर वापस आ जाता है कि हमारे अस्पताल, स्वास्थ्य, चिकित्सा व्यवस्था सब चरमरा जाती है। इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बाहर के देशों से आने वाला निवेश होगा और वो निवेश उन्हीं देशों में आता है जिनकी इमेज ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल डेमोक्रेसी की हो। उसी इमेज को हिट करने के लिए कभी ग्रेटा की टूल किट में भारत की चाय और योग इमेज को अटैक करने की बात होती है, तो कभी रिहाना और मियां खलीफा उस हमले का हिस्सा बनती हैं। उसी कड्डी का एक हिस्सा है भारत को फांसीवादी साबित करना, जिसका प्रयास सतत रूप से बाहरी और भीतरी दोनों तरफ से बहुत महीन तरीके से चल रहा है। उसी कड़ी में कभी फ्रीडम हाउस भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी करता है तो कभी वीडेन इंस्टीट्यूट से टिप्पणी करवाई जाती है। बाहर सक्रिय लॉबियों को बस एक मौका चाहिए जिससे वो साबित कर सकें कि भारत में फांसीवाद आ चुका है और कॉरपोरेट्स पर दबाव बनाकर उनका भारत में इन्वेस्टमेंट रोकने की दिशा में बढ़ें। साथ ही ये भी है कि आने वाले वक्त में जल्द ही शाहीन बाग वाला मजमा भी वापस लगेगा। किसानों को अभी और भड़काया जाएगा। चीन भी अपनी हरकतें रिज्यूम करेगा। नक्सली भी फिर से कमर कसने लगे हैं और भी अन्य कई समूह जिनके बारे में चर्चा करना अभी सही नहीं होगा को जमीन पर उतारने की तैयारी होती दिख रही है। बंगाल चुनाव के बाद जो घट रहा है वो निराशाजनक है। देश के लिए सेवा भाव रखने वालों लोगों का पिटना निराशाजनक है। कुछ जगह से बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी उठ रही है, पर वो इमोशनल आउटबर्स्ट समझा जा सकता है। ये ऐसा समय चल रहा है जब 303 सीटें हो या 404 एक साथ सारे फ्रंट खुल के सामने आ रहे हैं। हमारे आत्मनिर्भर बन के लड़ने की गुंजाइश पर कोरोना हावी हो गया है।
इसलिए बार बार जो बात कही जा रही है कि 303 सीट इस दिन के लिए नहीं दी थीं, वो बेमानी है। हम युद्ध के बीच में हैं और बीच युद्ध में विलाप नहीं किया जाता। ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। जिनको समझ आता है वो लड़े, जिनको नहीं आ रहा वो खुश रहने के अपने विकल्प तलाश लें, क्योंकि आजकल लाइक और कमेंट का स्कोप हर तरह की बात लिखने में है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि जो लिखा है वो आप मान ही लें, लेकिन जो समझते हैं वो समझ जाएंगे और इस नए सज रहे संग्राम में अपनी भूमिका खुद तलाश लेंगे।